ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 17 भी है और ये उन ऑफेंसेस की बात करता है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इस पे डिफिनीशंस जो प्रोविज़न है उसको कवर किया था, जो सेक्शन नंबर 460 जी है। सो ये मल्टीपल टर्म्स को डिफ़ाइन करता है और ख़ासकर ये टर्म्स हैं, इनकी जो डिफिनीशन है ना, ये इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में दी गई है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सेक्शन नंबर 462 एच से लेकर 462 ओ तक के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। सो अगर आप आज के लेक्चर को समझने चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर है जो डिफिनीशंस प्रोवाइड करता है उसको आप ज़रूर लेके, क्योंकि जब तक आप डिफिनीशंस को नहीं समझेंगे तब तक जो सेक्शंस हैं उनको ये जो ओपन सेक्शंस हैं इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो देखते हैं सेक्शन नंबर 463 एच को। ये बात करता है एब्स्ट्रैक्शंस और टेम्परिंग एटसेट्रा विद ट्रांसमिशन। सो ये जो सेक्शन है इसका मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को गिफ्ट से रोकना नहीं है, बल्कि जो पूरा नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है, अब ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है इसको हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, डिटेल के साथ। ओके, सो जो नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है या हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं और जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ भी होती हैं और जो पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई का सिस्टम है उसको इनलीगल एब्स्ट्रैक्शंस और टेम्परिंग से प्रोटेक्ट करना है। यानी ट्रांसमिशन सिस्टम डैमेज होने का जो असर है ना, वो सिर्फ एक कंज्यूमर के ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि उसका जो असर है अगर उसको टेम्पर या रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो वो ग्रिड की तरह पड़ता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उनमें हॉस्पिटल्स हैं, ये पूरी सिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर जो है वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आ सकता है। सो इस वजह से जो लेजिस्लेचर है उसने उसको एक अलग ऑफेंस के पद पर ट्रीट किया है। सो ये जो सेक्शन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसका एक ये है सब सेक्शन 1 और दूसरा है इसका सब सेक्शन 2। ये जो इसका सब सेक्शन 1 है ये ऑफेंस को डिफ़ाइन करती है और दो अलग ऑफेंस जो है इसमें क्रिएट किए गए हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन और टेम्परिंग। और फिर जो सब मास 2 है इसका सब सेक्शन 2 जो है ये पनिशमेंट की स्टार्ट करती है। सो इसमें ये जो टर्म यूज़ हुआ ना एब्स्ट्रैक्शन, ये डिफिनीशन क्लॉज में नहीं था। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इलीगल तरीके से ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटर को बाईपास करता है और डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शंस। और जो टेम्परिंग है उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके साथ अगर कोई क्या करे छेड़छाड़ करे तो उसको कहते हैं टेम्परिंग। जैसे जो ट्रांसमिशन लाइन है या सर्विस लाइन का जो सिस्टम है उसको अगर कोई मॉडिफाई कर ले। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि एनी पर्सन, अभी जो पर्सन की डिफिनीशन है इस चैप्टर में ऑलरेडी प्रोवाइड की है। ये पर्सन इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में जो है पर्सन वो कौन होगा। सो इसको हम देख सकते हैं कि यानी इस चैप्टर के हवाले से पर्सन कौन है। सो वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। एनी पर्सन हु डिसऑनेस्टली टेक, अब ये जो डिसऑनेस्टी का कंसेप्ट है इसको भी पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 10-4 है वो डिफाइन करता है। अगर इसको हम देखें तो ये कहते हैं कि यू डिसऑनेस्टली है वो डज एनीथिंग है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रंगफुल गेन टू वन पर्सन और रंगफुल लॉस टू अनदर पर्सन। अब ये जो रंगफुल गेन है, रंगफुल लॉस है, इसको सेक्शन नंबर 23 ने डिफाइन किया है कि रंगफुल गेन क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए आप लीगली एंटाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी से आप अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए से जो है वो गेन हासिल करते हैं, यानी फ़ायदा इंटरेस्ट हासिल करते हैं। और जो रंगफुल लॉस है यानी जिस शख्स को लॉस पहुंचाया जा रहा है जिसकी प्रॉपर्टी को जो उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड होता है, ठीक है, तो और जिस तरीके से पहुंचाया जा रहा है वो मीन्स क्या होंगे, वो अनलॉफुल मीन्स होंगे। सो अगर कोई शख्स जो है रंगफुल गेन या रंगफुल लॉस की नीयत से यानी यहाँ पे वो खुद के लिए फ़ायदा भी खुद को फ़ायदा भी पहुंचा सकता है और दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो एब्स्ट्रैक्शन और टेम्परिंग विद ट्रांसमिशन लिखा हुआ है तो इसमें लोग जब ट्रांसमिशन के साथ टेम्परिंग के एब्स्ट्रैक्शन करते हैं या जो बिजली चोरी करते हैं वो क्या होता है, यानी वो बिजली को इनलीगल तरीके से अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए से हासिल करते हैं जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं होते। तो वो डिसऑनेस्टली क्या करते हैं, अपने लिए राउंडफुल गेन हासिल करते हैं। और तो लाजमी बात है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या अगर प्राइवेट कंपनीज है तो उनको क्या होता है, उनको राउंडफुल लॉस होता है। तो ये क्या बन गया, ये डिसऑनेस्टी बन गया।
सो एनी पर्सन हु डिसऑनेस्टली टेप्स का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन लाइन से अनअथराइज्ड तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन देना। यानी बिजली की लाइन में अगर कांटा या हुक लगाकर डायरेक्ट बिजली ली जाए, इसको आम ज़बान में हम कुंडा सिस्टम कहते हैं, ठीक है? तो उसको कहते हैं बी करने के लिए टेप्स। मेक्स इन मेक्स में क्या चीज़ आएगी कि अगर जो अक्यूज्ड है, जो एनी पर्सन है, वो क्या करे, वो खुद इलीगल कनेक्शन जो है अगर वो बनाता है और कॉजेज टू बी मेड एनी कनेक्शन, ओके, या वो क्या करे, एटलीस्ट खुद कनेक्शन ना बनाए, बल्कि अगर वो किसी और से बनवाए, तो तब भी ये ऑफेंस जो है वो कमिट होगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर फैक्ट्री ओनर है, वो इलेक्ट्रिशियन को कहता है कि मीटर बाईपास कर लो, तो उसने क्या किया, उसने काजेज टू बी मेड कर दिया, यानी इलेक्ट्रिशियन के ज़रिए से उसने ये कर दिया, ठीक है? सो अगर कोई खुद करे, ठीक है, तो फिर वो किस में आएगा, मेक्स में आएगा। और अगर कोई किसी और से करवाए, तो फिर वो किस में आएगा, काजेज टू बी मेड में आएगा, ओके। एनी कनेक्शन, यानी इसमें कोई भी कनेक्शंस हो सकता है, जैसे कोई टेम्पररी कनेक्शन भी हो सकता है, कोई परमानेंट कनेक्शन भी हो सकता है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है, या कोई हिडन कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन उसका जो लिंक है वो किससे हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी से हो। अब आगे बता रहे हैं कि ओवर विद ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स यानी हमारे वैसे तो ये कहते हैं ना कि ओवरहेड जैसे हमारी कोई चीज़ जो हमारे सर के ऊपर हो। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो नाजिम आ गया, इसमें वो सोर्सेज हैं जो क्या हैं, यानी जिसमें फॉर एग्जांपल जो पोल्स हैं, जो खंबे हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक जो हवा में लगे हुए होते हैं, उन पोल्स के ऊपर अगर भी चीज़ें की कनेक्शन जो है वो हवा में हो, ठीक है। और आपको पता है पाकिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा का कॉमन है, ट्रांसमिशन से और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के ज़रिए से। और दूसरी क्या चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के अगर अंडरग्राउंड भी है, यानी ज़मीन के नीचे अगर वो बिछी हुई है, जैसे अर्बन एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा अगर अंडरग्राउंड होते हैं, या जो कमर्शियल जोन्स होते हैं, या जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें अब पुराने ज़माने की तरह अब ओवरहेड जो सिस्टम है वो नहीं हो रहा, बल्कि जो ज़्यादातर सिस्टम है वो अंडरग्राउंड ही जो बिजली की तारें हैं, जो कनेक्शंस हैं, पूरा सिर्फ तारें नहीं, जितने भी पूरा कनेक्शंस हैं वो अंडरग्राउंड ही प्रेफर किया जाता है। और अंडर वाटर लाइन्स, या अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल्स हैं वो दरिया के नीचे हों, ठीक है, या किसी लेक के नीचे हों, यानी झील के नीचे हों, या समंदर के नीचे हों, अगर वो बिछी हुई है, तो अगर कोई उसके साथ क्या करेगा, इलीगल कनेक्शन वहाँ से यूज़ करेगा, तो वो भी इसके अंडर जो है वो आएंगी। अब ये आगे कह रहे हैं कि लाइन्स आर केबल्स, यानी इसमें केबल्स भी स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है। यानी ट्रांसमिशन लाइन का जो जो भी मीडियम हो, चाहे वो लाइन्स हों, चाहे वो केबल्स हों, वेनिला दोनों को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, मीडियम्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और सर्विस लाइन्स, यानी जो सर्विस लाइन्स हैं ये वो लाइन्स होती हैं जो लाइसेंस से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। सो ये जो सारे टर्म्स हैं ना, इसको अगर हम देखें कि ये सारे यहाँ पे मेंशन है, जैसे यहाँ इनमें जो सर्विस लाइन है ये आप देख सकते हैं, ओके। सो आगे हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, ये भी ऊपर की डिफिनीशन क्लास में मेंशन है, ये आप देख सकते हैं, ये एफ वाला, यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कन्वे, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पूरा सिस्टम मौजूद होता है। ये आप इस डिफिनीशन इस सब क्लॉज को आप देख सकते हैं, ओके। या जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ हैं, ये ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ आर में मेंशन है। ऑफ अ लाइसेंसी फॉर ट्रांसमिशन, ये जो लाइसेंसी ये ट्रांसमिशन है ये क्यों में डिफ़ाइन किया गया है, और जो लाइसेंसी है वो डिफ़ाइन किया गया है इल में, ठीक है। तो इसको अब हम दोबारा से वन तरसदी ज़्यादा डिटेल, यानी कि ट्रांसमिशन किसी भी चीज़ के हैं, उसमें हाई वोल्टेज सर्किट भी होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर भी आ सकते हैं, उसमें जो सब स्टेशंस होते हैं वो भी शामिल है। अगर कोई इलीगल कनेक्शन इन फैसिलिटीज़ के साथ करेगा, तो फिर ये क्या बनेगा, ये ऑफेंस बनेगा। ऑफ अ लाइसेंसी, यानी ला सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई प्राइवेट कनेक्शन कोई सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो ला की
यानी इस चैप्टर के अंडर ऑफेंस नहीं बनेगा। जैसे इस चीज़ को हमें ना इस सेक्शन में देखा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन में इस कंसेप्ट को हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ तो आ सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर है और उसका सेम पर्पज़ है, तो फिर वो क्या होगी, ना उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। उनके जो लाइसेंसी है ना, ये वो एंटिटी है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करने का लीगल लाइसेंस मौजूद होता है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विस, अब ये जो ट्रांसमिशन है उसको भी हमने देखा हुआ है ये क्यू में, ठीक है। यानी ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेटिंग स्टेशन जो है ना, वहाँ से जो हाई वोल्टेज नेटवर्क है उसके ज़रिए से जो ग्रेप स्टेशन होते हैं ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, वहाँ तक जो बिजली होती है ना उनको पहुँचाया जाता है। और यानी ये जो कंज्यूमर की फाइनल सप्लाई नहीं होती, बल्कि जो नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है जहाँ बिजली पैदा की जाती है, वहाँ से शहरों तक जो पहुँच है ना, ये बड़े बड़े हेवी तार्स होते हैं, वायर्स वगैरह, जिन केबल्स वगैरह होते हैं उसके ज़रिए से। तो ये नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है। आप इलेक्ट्रिक पावर से ऑब्वियसली इसको ऊपर तक जो सेक्शन है प्रोविजन वो डिफाइन भी करता है, इसमें जनरेशन भी शामिल होती है, क्योंकि सर्विसेज है ना, इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज, तो सर्विसेज में तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तमाम सर्विसेज शामिल हैं, चाहे वो जनरेशन हो बिजली की या उसकी ट्रांसमिशन हो। जैसे पहले बिजली पैदा होती है, जनरेट होती है, तो उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है वहाँ से, और फिर उसके बाद और जो स्टेशंस होते हैं, लेकिन रेडियो स्टेशंस वगैरह होते हैं, वहाँ से फिर गली मोहल्लों और इस टाइप को कॉलोनीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कंज्यूमर तक, ठीक है। अगर वो है और एनी अदर रिलेटेड सिस्टम, या अगर उनके कोई भी रिलेटेड सिस्टम है, मिसाल के तौर पर जो स्विचिंग सिस्टम है, या उनका अगर कोई कंट्रोल सिस्टम है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो ये सब भी ट्रांसमिशन नेटवर्क का जो है वो हिस्सा है, कि ये भी प्रोटेक्शन में शामिल है। एंड इक्विपमेंट, यानी इसमें जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या है, वो इलेक्ट्रिक पावर सर्विस का एक इक्विपमेंट है ना, फिर इसमें ट्रांसफार्मर भी शामिल है, अगर कोई सर्किट ब्रेकर है वो भी शामिल है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिवाइसेस है तो वो सब जो है इसमें शामिल हैं। इसमें जैसे वायर्स होते हैं, वायर्स भी इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रिक पावर सर्विस की। तो ये सब क्या है, ये इक्विपमेंट्स में आते हैं, और ये ट्रांसमिशन के यानी कि ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं। इज़ द केस नीड है, इज़ द केस नीड से मुराद ये है कि यानी जिस केस में जो भी चीज़ रिलेवेंट होगी ना, वही अप्लाइड होगी। यानी हर केस में जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अप्लाई हो, या ट्रांसफार्मर हर केस में हो, क्योंकि वेरी करता है ना कि इसने किस चीज़ के साथ जो है वो छेड़छाड़ की है। सो इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट, सो इज़ टू यानी ये हमें क्या बताता है, पर्पस बताता है। यानी ये जो जितनी भी छेड़छाड़ भी कर रहा है ना, उसका जो मकसद है वो कोई मजाक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका कोई एक स्पेसिफिक मकसद होने चाहिए, और वो स्पेसिफिक मकसद क्या होना चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो टाइटल है उसमें ये जो एब्स्ट्रैक्शन का टर्म है वो यूज़ हुआ है, सो ये बिल्कुल टाइटल वाला टर्म है एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को इलीगल तरीके से हासिल करना या डाइवर्ट कर देना, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी को जो लाइसेंसी है ना उसके कंट्रोल से निकाल कर अपने कब्जे में लाना बिना कानूनी अथॉरिटी के। और दूसरी क्या चीज़ इसमें शामिल है, इसमें यूज़ शामिल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को इलीगल तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट की गई है ना, जो लीगल तरीके से पहले तो हासिल की जाती है ना, जो इलीगल तरीके से हासिल की गई है, अब उसको क्या किया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है। जैसे उससे पंखे चलाए जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री उससे चलाता है, कोई उससे मशीनें चलाता है, ठीक है। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट की जाती है, तो उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है, और जब लाज़मी बात है जब यूज़ होती है तो यूज़ के बाद वो क्या हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है ना। कंज्यूम का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअली खर्च कर देना। इन एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इलीगल हासिल करना, यूज़ मीन इस्तेमाल करना, और कंज्यूम मीन्स खर्च कर देना। यानी ये जो इलीगल तरीके से एब्स्ट्रैक्ट की गई है और उस एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में वो यूज़ की गई है, और उस यूज़ के नतीजे में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो गई है, वो ख़त्म हो जाती है। किस चीज़ की एब्स्ट्रैक्शन यूज़ और कंजम्पशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
विदाउट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर। आप देखें अगर वो इलेक्ट्रिक मीटर से गुजरेगी तो इलेक्ट्रिक मीटर का काम क्या होता है, इसके भी हमने यहाँ पे देखा था इलेक्ट्रिक मीटर इलेक्ट्रिक पावर है। ओके, ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक मीटर को वो करता है कि ये क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, मेजर करता है। ओके, लेकिन यहाँ के इस सेक्शन में ये कह रहे हैं कि ये विदाउट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर, यानी उसको एब्स्ट्रैक्ट यूज़ और कंज्यूम किस तरीके से किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक मीटर से गुजरी ही ना, बिना गुजरे। यानी अगर वो मीटर से गुजरेगी तो मीटर उस कंजम्पशन को रिकॉर्ड करेगा और बिल कैलकुलेट करेगा। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर से गुजरे ही ना तो कंजम्पशन रिकॉर्ड कैसे होंगे। सो इस काम को यूजुअल जो हमारी आम लैंग्वेज है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कुंडल सिस्टम, यानी डायरेक्ट हुकिंग। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना ट्रांसमिशन से, यानी फर्स्ट में क्या होता है कि ट्रांसमिशन होती है और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद वो कहाँ जाती है, वो यानी मीटर्स के ज़रिए से मीटर तक जाती है। वहाँ पे क्या होती है, यानी मेजर होती है, कैलकुलेट होती है और फिर मीटर से गुजर कर वो किसके किसके पास जाती है, वो जाती है कंज्यूमर के पास से। ये कौन सा तरीका है, ये लापल तरीका है, ये लापल मेथड है। और जो अनलापल मेथड है जो दूसरा वाला यानी इलीगल ये लीगल कंज्यूमर है। जो इलीगल कंज्यूमर है वो क्या करता है, यानी इस ट्रांसमिशन से यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्ट हुक लगाता है, यानी कुंडा लगा लेता है, डायरेक्ट हुक लगा के और जो बिजली होती है वो डायरेक्ट यहाँ पे कंज्यूमर तक पहुँच जाती है, उसको कंज्यूम कर लेता है। ये जो प्रोसेस है बीच में से ये नहीं होता, ये होता है, ये भी नहीं होता। तो ये यहाँ से डायरेक्ट वो जाके क्या करती है, कंज्यूमर तक यहाँ से ट्रांसमिशन से पहुँचती है। सो फिर अगर ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचेगी तो फिर ये जो बिल वाला सिस्टम है वो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा ना, इस वजह से ये इनलीगल है। सो इस वजह से यहाँ पे लिखा होता है ना डिसऑनेस्टली, और डिसऑनेस्टली में रॉन्गफुल गेन है। तो अगर कोई ये कुंडे वगैरह लगाता है तो फिर वो क्या करता है, वो रॉन्गफुल गेन करता है, वो डिसऑनेस्टली करता है, यानी अपने लिए तो वो रॉन्गफुल गेन करता है। लेकिन ये फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज है या जो गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन है उन पे वो क्या पहुँचाता है, वो रॉन्गफुल लॉस पहुँचाएगा। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुंडा लगाया, अब ये जो कुंडा लगाने से उसने इनलीगल तरीके से जो बिजली हासिल की है ना, वो एब्स्ट्रैक्शन है। अब अगर वो जाके पंखा लगाता है या कोई मशीन लगाता है तो फिर वो उस इलीगल जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको यूज़ करना शुरू करेगा। जब यूज़ करेगा तो लाज़मी बात है उसके बाद वो बिजली खर्च ही होगी ना। ओके, सो आगे ये कह रहे हैं कि इससे टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अगर पहले के दी गई जितनी भी तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो प्रूफ हो जाएं तो फिर या लॉ क्या करेगा, इस एक्ट को एब्स्ट्रक्शंस जो है वो कॉल करेगा। और अगर आपने एपीसी के सेक्शंस को पिछले लेक्चर्स को फॉलो किया है तो वहाँ पे लिखा होता है यूजुअली कमिट का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड कॉज, यानी कॉज इज एब्स्ट्रक्शन। और इसका मतलब ये है कि अक्यूज़्ड क्या करता है, यानी ये जो एनी पर्सन है ये अपने एक्ट से, चाहे वो जिस तरीके से भी एक्ट जो भी हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी की इनलीगल जो एब्स्ट्रक्शंस हैं उसको क्या करता है, पैदा करता है। यानी उसका जो इनलीगल एक्ट है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनलीगली डाइवर्ट भी होती है और जो मीटर है वो भी बाईपास होता है और जो लाइसेंसी है उसको फाइनेंशियल लॉस भी होता है। और जो एब्स्ट्रक्शन है, एब्स्ट्रक्शन का मतलब तो यही है कि डिसऑनेस्टली इलेक्ट्रिसिटी को मीटर के थ्रू यानी गुजारे बगैर अगर कोई हासिल करता है, यूज़ करता है या कंज्यूम करता है तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रक्शन। और ये जो एब्स्ट्रक्शन है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी की जाती है ना उसका सबसे कॉमन तरीका है यही है, यानी डायरेक्ट इलीगल एब्स्ट्रक्शंस। और देखें जो बिजली है वो कोई आम प्रॉपर्टी तो है नहीं जो नज़र आए या हाथ में पकड़ी जा सके। ठीक है, और ना ही स्टोर होती है, इसलिए यहाँ कोई जो एब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये जो टर्म है ये डिफिनीशन क्लॉज में डिफाइन नहीं किया गया। ओके, अब ये जो कोड 62H1B है ना, ये एक दूसरे ऑफेंस क्रिएट कर रही है। अब वो क्या है, वो है टेम्पर
टेम्पर, और ये जो टेम्पर का कंसेप्ट है इसको हम ऑलरेडी ये ओ जो है ये वाला जो है ये उसको ऑलरेडी डिफाइन करते हैं कि कैंपिंग या टेम्पर बाकी क्या। सो जो एब्स्ट्रैक्शन की कंसेप्ट में हमने देखा ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को मीटर बाईपास करके इन डिग्री हासिल किया जाता है, और जो कैंपन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ भी अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस की जाती है। तो ये कहते हैं कि एनी पर्सन हु willfully temper or attempts to temper, यहाँ पे लिखा हुआ था dishonestly, यानी भी dishonestly है, ये एक ज़्यादा सीरियस कंसेप्ट है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि willfully, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स टेम्परिंग कर रहा है वो अपने लिए रंगफुल गेन हासिल करने चाहता है या दूसरे को रंग का लॉस जो है वो पहुँचाना चाहता है। बस वो जो एक्ट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, वो willfully होना चाहिए। अगर वो एक्सीडेंटल है तो फिर तो लाजमी बात है वो ऑफेंस नहीं बनेगा। जैसे कोई इमरजेंसी रिपेयर होगी है, ठीक है, या कोई टेक्निकल अलाइनमेंट की तरफ से कोई टेक्निकल एरर आ जाता है तो वो तो फिर क्या होगा, वो ना तो डिसऑनेस्टी होगा और ना ही उसमें विलफुली में आता है। ओके, सो अगर वो विलफुली टेम्पर करता है या इवन जो एक्चुअल टेम्परिंग है वो उसने करने कॉज ना की हो, बल्कि अगर उसकी अटेम्प्ट भी की है किस चीज़ के साथ, सर्विस लाइन के साथ, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के साथ, या जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ हैं और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज सेव टू कॉस्ट टेम्परिंग। अब ये जो सर्विस लाइन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है, ये जो ट्रांसमिशन फैसिलिटी है, ट्रांसमिशन फैसिलिटी को ऑन डिफाइन किया हुआ है, और ये सर्विस लाइन है उसको एन ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा कंसेप्ट है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। ओके, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन को इतने जो है वो डिफाइन किया हुआ। सो कोई भी शख्स अगर टेम्परिंग करता है, देखिए ये टेम्परिंग है ना, उसमें सिर्फ मीटर तोड़ना शामिल नहीं होता और ना ही बिजली की जो तार हैं उसको काटना शामिल होता है, बल्कि इसमें हर वो अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो किसी जो बिजली की फ़्लो नहीं की जाती है, इन उसको अगर बिजली फ़्लो हो रही है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस अगर की जाए, जैसे अगर मीटर में कोई इंटरफेरेंस की जाए, ट्रांसमिशन लाइन में की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में की जाए, या जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें की जाए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम उसमें टेम्परिंग की डिफिनीशन में ये सारे टर्म्स जो है वो हम देख चुके हैं। सो इसकी ये एग्ज़ाम्पल है वो इस तरह हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो ट्रांसमिशन टावर है उसका भी अदर बोल्ट पोल में, हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक बहुत मामूली सा अमल है, लेकिन फिर भी उसने क्या कॉज की, उसने जो इंटरफेरेंस है वो की है, ठीक है। या अगर कोई जो ट्रांसमिशन लाइन की इंस्टॉलेशंस हो गए हैं उसको रिमूव कर दे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये किस में आएंगी, टेम्परिंग में आएंगी। यानी जो टेम्परिंग है ना इसमें ज़रूरी नहीं है कि बिजली चोरी हो, जैसे एब्स्ट्रैक्शंस में उसका जो फोकस था वो किसके ऊपर था, बिजली की चोरी के ऊपर था। सो अगर कोई शख्स जो है टेम्परिंग कमिट करता है या इवन टेम्परिंग की अटेम्प्ट भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेन ट्रांसमिशन सिस्टम है, देखिए जो मेन ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ना वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जो सक्सेसफुल टेम्परिंग है उसका वेट नहीं किया जा सकता। अगर उसके साथ इंटरफेरेंस का वेट किया जाए और उसके बाद उसको ऑफेंसिव बनाया जाए तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से पूरा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हीं की बुनियाद पर तो इंडस्ट्रीज चलती हैं, एयरपोर्ट्स चलते हैं, जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है वो पूरा चलता है, ठीक है। सो इस वजह से इसको अटेम्प्ट स्टेज के ऊपर भी जो है लॉ ऑफेंस बना रही है। सो ये जो इंटरफेरेंस ही ये क्या हो, और ये अगर यानी जो कैंपिंग है ये अगर सर्विस लाइन के साथ की जाए, जो हर सर्विस लाइंस ट्रांसमिशन तो नहीं होती, लेकिन कुछ जो सर्विस लाइंस हैं वो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होती हैं, और टेम्परिंग में हमने ये देखा था कि अगर कोई कनेक्टेड या एंसिलरी है तो वो भी उसकी डिफिनीशन में आएंगी। अब ये सर्विस लाइन की ये डिफिनीशन है, ये सर्विस लाइंस क्या होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन होती हैं जिसके ज़रिए से जो एनर्जी है वो क्या होती है, सप्लाइड की जाती है लाइसेंसी पर, यानी हमें नहीं, हम तो लाइसेंसी नहीं है ना, हम तो आम लोग हैं। लाइसेंसी वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो हमें जिनके पास ना ये डिफाइन करते हैं, जिनके पास जो ऑफिशियली लाइसेंस होल्डर होते हैं, और फिर यही जो लाइसेंसी होते हैं
ये क्या करते हैं, ये हमें यानी जो हम लोग जो है ना, हम कंज्यूमर है, हमें फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। सो जो सर्विस लाइंस होती हैं कि यानी वो सप्लाई लाइंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एनर्जी है यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो डेसेंसी को प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है उसमें भी यानी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जिसका मकसद क्या होता है, कन्वे, ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी। ओके, सो अगर उस सब इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के साथ भी कोई छेड़छाड़ करता है, इंटरफेरेंस करता है, या जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ में इलेक्ट्रिकल सर्कस शामिल होते हैं, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ये उसमें शामिल होती हैं। अगर इनमें कोई इनके साथ कोई वो करता है, छेड़छाड़ करता है, या जो इंटरफेयर इनसे वो करता है, किस मकसद के लिए, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब ये जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मीन्स ओनरशिप, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटी। इन फैसिलिटीज़ का अगर कोई ओनर है या कोई वो भी उसमें आता है, ट्रांसमिशन में आता है। हाँ, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल जनरेट की जाती है, अगर वो किसी के ओनरशिप में है, या इसमें जो पूरा ऑपरेशन सिस्टम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग का, अगर यानी फॉर एग्जांपल कंट्रोल में ज़रूरी नहीं है कि ओनर ही उसको कंट्रोल कर रहा हो, कोई और भी हो सकता है कि उन फैसिलिटीज़ को कंट्रोल कर रहा हो। तो ये सारी जो है ये ट्रांसमिशन में आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई टेम्परिंग कर रहा है यानी इंटरफेरेंस कर रहा है सर्वेलेंस लाइन, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, किस मकसद के लिए, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो ये क्या इसको कहा जाएगा, इस सेव टू कॉज टेम्परिंग। सो ये जो सब क्लास बी है, इसमें इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, एक लॉ विलफुल यानी विलफुल एक्ट होना चाहिए, यानी जानबूझकर, चाहे कोई मजाक में भी कि इंटरफेरेंस करता है, यानी किसी उसका अम, जो फॉर एग्जांपल कोई पोल है, उससे कोई बोझ जो है वो उतार देता है। अब वो मजाक में बेशक कर रहा है, उसका मकसद जो है वो रॉन्गफुल गेन हासिल करना ना हो, लेकिन उसने जानबूझकर तो किया है ना, कि ये फिर क्या होगा, विलफुली दे। सो इस सब क्लॉज के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो नंबर 1 होना चाहिए विलफुल एक्ट, दूसरे क्या होने चाहिए, अनअथराइज्ड जो इंटरफेरेंस हैं वो होने चाहिए, और जो तीसरी चीज़ है वो क्या होना चाहिए, लाजमी बात है, जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सारा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी जो अनअथराइज इंटरफेरेंसिंग वो कहाँ होनी चाहिए, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, या उसका अगर अटेम्प्ट भी किया जाए तो तब भी ना उसको टेम्परिंग कहेगी। सो आगे ये कह रहे हैं कि अब ये इसके बाद ना पनिशमेंट क्लॉज शुरू हो रहा है। एनी person is chapter की definition वाला person who causes or abets in causing obstruction, यानी अगर वो क्या करता है, वो ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनलीगलिटी क्या हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, या वो खुद करे या वो क्या करे, वो अबिटमेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कट की ओनर है, वो इलेक्ट्रिशियन को कहता है कि ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्ट केबल लगा दो। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है कि वो केबल लगाता है, ओनर ने खूब तो वायर नहीं लगाई, लेकिन उसकी कुकिंग की वजह से एब्स्ट्रक्शंस हुई हैं, इसलिए ओनर भी एब्स्ट्रक्शंस कॉज करता है। या अगर वो क्या करता है, अबेटमेंट करता है। अब ये जो अबेटमेंट का कंसेप्ट है ये पाकिस्तान पेनल कोड का 2 सेक्शन में 107 है। ये हमें बताता है कि अबेटमेंट 3 तरीक़ों से हो सकती है, यानी इंस्टिगेशन के ज़रिए से, या कंस्पेरेसी के ज़रिए से, या किसी को इंटेंशनल एड प्रोवाइड करने के ज़रिए से। यानी अगर कोई किसी को एडवाइस दे कि आप क्या करो, कुंडा लगा लो फॉर एग्ज़ाम्पल, या कि उसके साथ प्लानिंग करे, बल्कि एक्चुअल काम जो है वो कोई और करे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग हैं, A+B, ये दोनों आपस में प्लानिंग बनता है। जो एक्चुअल काम है वो कौन करता है, वो ए करता है। इन फॉर एग्जांपल जो कुंडा लगाता है वो ए लगाता है, जबकि बी जो है वो प्लानिंग का हिस्सा है कि यहाँ पे वो क्या है, अबेटमेंट कमिट कर रहे हैं। या अगर वो उसको कुंडा लगाने के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी होती है, अगर वो ए को देता है तो ये क्या है, ये इंटेंशनल एड है, यानी उसको अगर कोई मीन्स प्रोवाइड करता है, या अगर वो कोई टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो भी प्रोवाइड करता है, तो फिर ये दोनों जो हैं ये क्या होंगे, ये लायबल होंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट है ना, वो अक्सर एक आदमी अकेला नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर घर की ओनर है
उसमें एलोकेशन भी शामिल होता है, जो मीटर रीडर है वो भी शामिल होता है, जो करप्ट उनटाइम होता है वो भी शामिल होता है। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अगर सिर्फ जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, जो मेन ऑफेंडर है, अगर उसको पनिश किया जाए तो फिर जो बाकी की जो बाकी का जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो अबिटर्स हैं उसको बिला क्या कर रही है, पनिश का वैश्य बरकरार रही है। यानी हर शख्स जो खुद करे एब्स्ट्रक्शन कॉज करे या अबिटमेंट जो अबिटिव है अगर वो करे और कमिट्स आर अबिट्स इन कमिटिंग टेम्परिंग, यानी ये जो अबिटमेंट है कमीशन या अबिटमेंट है ये टेम्परिंग में भी अगर टी करे विद ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्टिव पावर फॉर द पर्पस ऑफ। सो ये अगर टेम्परिंग जो है वो अगर ट्रांसमिशन जो सिस्टम है ना उसके साथ अगर कमिट किया जाए, किस मकसद के लिए किया जाए, कमिट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ नंबर ए थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर कोई क्या करता है, बिजली की चोरी करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, इलेक्ट्रिक पावर से ये एक पूरा सिस्टम होता है कि जो घरों को यानी होम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स को, एयरपोर्ट्स को, ये जितने भी जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तमाशुदा तो हर जगह पे रिक्वायर्ड है। तो ये पूरा एक सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इस वजह से जब कोई थेफ्ट कमिट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो सिर्फ जो कंपनी बिजली प्रोवाइड करती है उसको फिनंशियल लॉस नहीं करता, बल्कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। देखें, अगर कोई शख्स है ना वो सिर्फ इलीगल कनेक्शन बना रहा है तो फिर वो थेफ्ट नहीं है। लेकिन आ, जिस एब्स्ट्रक्शन का, चूँकि यहाँ पे बिजली की चोरी का के लिए जो टर्म यूज़ हुआ है वो एब्स्ट्रक्शन है। सो जिस एब्स्ट्रक्शन का मकसद इलीगली इलेक्ट्रिकल पावर हासिल करना है, यानी हासिल करके फिर हासिल करने मीन्स उसको फिर यूज़ करेगा, ठीक है, हासिल करना है। और उसका जो असल करेक्टर है वो क्या है, वो थेफ्ट है। यानी ये जो एब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट है ना, ये जो एब्स्ट्रक्ट का कंसेप्ट है, ये क्या है, ये एक मेथड है, यानी किस तरीके से चोरी है। और थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मीन्स ये ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन कर रहे हैं कि किस चीज़ की चोरी हुई। लाजमी बात है इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। सो ये दोनों जो टर्म्स है ना, एब्स्ट्रक्शन और थेफ्ट, ये एक नहीं है, यानी आइडेंटिकल नहीं है, ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। यानी एब्स्ट्रक्शन में क्या चीज़ें आ सकती है, जो एब्स्ट्रक्शन है इसमें इलीगल यानी ये इलीगल या टेक्निक्स या मैकेनिज़्म इसमें यूज़ किया जाता है। और साथ में फॉर एग्जांपल जैसे मीटर को बाईपास करना, डायरेक्ट कुंडा लगाना या अनअथराइज जो डाइवर्जंस है वो सब एक्सट्रैक्शन में आती है। यानी फोकस किसके ऊपर है यहाँ पे, एब्स्ट्रक्शन का जो फोकस होता है वो होता है मेथड के ऊपर। ओके, और फिर उसके बाद जो थेफ्ट है, थेफ्ट की जो डिफिनीशन है, नॉर्मल थेफ्ट की डिफिनीशन की वो तो हमने 348 में देखा था। एक शख्स जो है वो इनलीगल तरीके से दूसरे की प्रॉपर्टी से कोई चीज़ जो है उनके विदाउट कंसेंट लेता है, ठीक है। फिर थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को अनलॉफुली हासिल किया जाता है और जो लाइसेंसी है उसको फाइनेंशियल लॉस पहुंचता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, यानी रॉन्गफुल गेन करता है। सो जो फोकस है गिफ्ट वो किसके ऊपर है, गो और रिजल्ट के ऊपर है एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर है। यानी इसकी एग्जांपल जो है वो हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल है, उसका जो ओनर है ए, वो क्या करता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है ना उससे एक इनलीगल जो केबल है वो कनेक्ट करता है। अब जो उसकी मशीन है उस टेक्सटाइल मिल की, वो 24 घंटे जो है वो चलती रहती है। लेकिन जो मीटर है वो क्या करता है, वो रीडिंग रिकॉर्ड ही नहीं करता। सो जो कंपनी है उसको लाखों रुपए का लॉस होता है, और इसको तो लाजमी बात है रंगफुल गेन हो रहा है। यहाँ पे जो इनलीगल केबल लगाना है वो क्या है, वो एब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि वो क्या है, मेथड है। एब्स्ट्रक्शन में जो फोकस होता है वो मेथड के ऊपर होता है। अब उस एब्स्ट्रक्शंस के नतीजे में इन उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है, वो उसके नतीजे में वो फ्री बिजली जो है वो यूज़ करता है। तो ये क्या हो गया, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है। यानी इन दोनों जो कंसेप्ट्स है ना, ऑब्स्ट्रक्शन प्लस जो थेफ्ट है, ये क्या बनाते हैं, ये ऑफेंस को कंप्लीट करते हैं। यानी ये जो थेफ्ट है ये क्या बताते हैं, ये इनलीगल एक्ट का जो क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव है वो बताता है। अब जो बी है वो कहता है डिस्टरप्टिंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी एक ऐसा अनअथराइज्ड एक्ट
जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो क्या हो जाए, वो इफ़ेक्ट हो जाए। यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सप्लाई टेम्परेरीली भी बंद हो सकता है। जो वोल्टेज है उसका भी यानी उसमें भी डिस्टरबेंस कॉज हो सकती है। जो ग्रिड है उसमें इंस्टेबिलिटी भी कॉज हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे ही ना है। ठीक है, सो जो डिस्ट्रप्शन होता है ये परमानेंट उसका डैमेज का नाम नहीं है, बल्कि ये टेम्परेरी इंटरप्शंस होती है ना, वो डिस्ट्रप्शंस में आती है। और ये जो सप्लाई है, अभी ऑब्वियसली जो सप्लाई है ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो बिजली है वो क्या की जाती है, जनरेट होती है, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिशन सिस्टम से गुजरती है, वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक जाती है, फिर वहाँ से जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिलीवर होती है। सो ये जो डिस्ट्रप्शन है ये किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो होना चाहिए। अगर कोई वहाँ पे अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है जो जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनको वो इलेक्ट्रिसिटी से डिप्राइव हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन का कॉज जो है वो बन सकता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई कमर्शियल कमोडिटी तो नहीं है ना, ये एक एसेंशियल पब्लिक सर्विस है। सो अगर कोई शख्स जो है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को डिसरप्ट करता है तो उसका जो नुकसान है वो सिर्फ उसके ऊपर नहीं होता, जो कंपनीज होती हैं उनको नहीं होता, बल्कि जो पूरी सोसाइटी है जिसका दरमदार इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर है, वो सारी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। यानी ये जो क्लॉज ए है ना, इसमें इलीगल इसमें जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हासिल करना होता है, और इसमें जो नुकसान होता है वो किसको होता है, लाइसेंसी को होता है। ठीक है, जबकि जो क्लॉज नंबर बी है इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो सप्लाई को डिस्टर्ब करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है। और उसमें इसमें नुकसान किसको होता है, लाइसेंसी को भी हो सकता है, यानी हो नहीं सकता, होता है, गवर्नमेंट को भी होता है, जो पब्लिक है उनको भी होता है, यानी हर एक कंज्यूमर को होता है। सो ये जो क्लास बी है इसका जो सोशल इम्पेक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा है। नहीं, इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है कि वो क्या करता है कि जो ट्रांसमिशन टावर है उसके बोर्ड्स को लेता है। इसकी वजह से जो टावर है वो गिरता नहीं है, लेकिन उसका जो सेफ्टी सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर जो पूरा सिटी है वहाँ 2 घंटे के लिए बिजली जो है वो बंद हो जाती है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एक्चुअल चोरी जो है वो कमिट की है, लेकिन उसका जो एक्ट है उसने जो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई है उसको डिसरप्ट किया है, उससे इफेक्ट हुई है। सो तब अगर ये कोई ऐसा अमल करेगा तो फिर ये वाला जो सब क्लॉज है ये अप्लाई होगा। ओके, और ये जो सब क्लॉज है ये सी है, ये कहता है इलीगल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विस। लेकिन जो हर एक ट्रांसमिशन होती है ना वो इलीगल नहीं होती। इलीगल का जो मतलब है वो ये है कि यानी कुछ ट्रांसमिशन जो लीगल होती हैं वो वो वाली ट्रांसमिशन होती है जिनके पास लाइसेंस होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर काम करती है। सो ऑफेंस है वो तब बनता है जब वो जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो, वो इलीगल हो, यानी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के अंदर वो हो। ठीक है, देखें कुछ लाइसेंस जो कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो वापडर है जो हम सबको वो देती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, या जो इनकी डीसी हैं, ये इनके पास ये क्या है, या मतलब अगर कोई और कंपनी है जिनके पास लाइसेंस मौजूद होता है, तो ये क्या करती हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिट करती हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ ट्रांसमिशन लिखा होता तो फिर ये जो अथराइज्ड कंपनीज हैं ये भी ओपन्स कमिट करती हैं। सो यहाँ पे इस वजह से लिखा ना कि इनलीगल ट्रांसमिशन, इन ट्रांसमिशन की डिफिनीशन तो हम ऊपर देख चुके हैं। इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज सिस्टम के ज़रिए से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो जनरेटिंग स्टेशन है ना, जहाँ पे बिजली पैदा होती है, वहाँ से जो प्रोजेक्ट स्टेशन है वहाँ तक लाया जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक पहुँचाया जाता है। इसकी एक इमेज भी हम यहाँ पे कॉपी की थी प्रीवियस लेक्चर में। ये पावर सिस्टम है। देखिए ये क्या है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ बिजली पैदा की जाती है, फिर वहाँ से क्या होता है जो ग्रिड स्टेशन हैं उन तक ये पहुँचाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है फ़ोन तक पहुँचता है, और फिर ये
जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं उन तक पहुंचता है, या जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उस तक पहुंचते हैं। सो ये पावर सिस्टम इस तरह काम करता है, यानी ये ट्रांसमिशन में आता है पूरा। ओके, सो अगर कोई क्या करेगा, इलीगल ट्रांसमिशन जो है यानी इलेक्ट्रिक पावर की सर्विसेज की करेगा, यानी पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है, जैसे जनरेशन प्लांट्स होते हैं, और जो नेशनल ग्रिड्स होते हैं, या जो ग्रिड स्टेशन होते हैं, या जो हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं, ये सब इसमें शामिल है। सो जो ट्रांसमिशन है ना, ये क्या है, ये एक सॉवरेन रेगुलेटरी फंक्शन है। सो इसलिए जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी मर्जी से ट्रांसमिशन सिस्टम इस्टेब्लिश या ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ट्रांसमिशन की डिफिनेशन को देखें ना ऊपर, तो इसमें क्या चीज़ शामिल है, इसमें ओनरशिप भी शामिल है किसी ट्रांसमिशन फैसिलिटी की, इसमें ऑपरेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल। तो अगर ये कौन करेंगे ना, ऑब्वियसली जो लाइसेंसी है वो करेंगे, ठीक है, जिनके पास जो बाकायदा लाइसेंस होल्डर होते हैं। सो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ये राइट नहीं है। सो अगर वो ये करते हैं लीगल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज, तो फिर वो क्या होगा, ये जो सब सी है ये जनरेट होगा। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, ये जो सी है कि एक जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल ग्रुप होना, अगर वो बिना लाइसेंस के एक जो हाई वोल्टेज लाइन होती है वो इस्टेब्लिश करती है, और जो बिजली का जो जनरेटिंग सोर्स होता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेकर जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं उन तक पहुँचाती हैं, ठीक है। अब वहाँ से फ़ायदा कमा रही है, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी चोरी भी नहीं कर रहे, यानी टेक्ट भी नहीं कर रहे, और ना ही वो जो सप्लाई इंटरफेरेंस है वो सप्लाई डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन का जो काम है वो बिना लीगल अथॉरिटी की जो है वो कर रहे हैं। सो ये जो उनका कंडक्ट है, ये एक्ट है, वो क्या है, वो इनलीगल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज की एग्जांपल है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, उसमें ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले ओनरशिप को वो किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी जो है वो ना हो। जो दूसरी चीज़ है वो कंटिन्यूटी है, यानी ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बंद ना हो। जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, वो है कंट्रोल, ताकि जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ ऑथराइज एंटिटीज़ यूज़ कर सकें। सो ये जो सब क्लॉज सी है, इसका मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की का प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि जो नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है उस पर जो स्टेट का लोकल कंट्रोल है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है। और स्टेट ये चाहती है कि इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज की जो ट्रांसमिशन है वो कौन करे, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड और लाइसेंस एंटिटीज हैं वो करे। सो इसलिए अगर कोई इलीगल तरीके से ट्रांसमिशन करेगा, और या मतलब उसमें अबेटमेंट भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये तो नहीं है ना कॉज और अबेट, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ना कि अबेटमेंट भी उसमें है टेम्परिंग में। तो अगर वो इलीगल तरीके से करेगा तो फिर क्या होगा, वो ऑफेंस होगा। सो आगे जो है ये पनिशमेंट क्लॉज है। तो ये कहते हैं कि बिजली की एब्स्ट्रैक्शन या जो टेम्परिंग है, अगर वो इन तीनों में से किसी एक मकसद के लिए की जाए, किसी भी एक तरीके से, जो इसमें बहुत सारे तरीके मेंशन है, तो फिर ऐसा ये शख्स होगा या जो अबेटर होगा, यानी जो एक्चुअल में कॉज करेगा या जो अबेटमेंट करेगा, दोनों बराबर होंगे। उनकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 ईयर तक, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीज़ या बोथ। सो इस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो दो किस्म की पनिशमेंट को चूज़ किया गया है, एक है इम्प्रिजनमेंट और दूसरा है फ़ाइन। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 53 है उसमें लिस्ट ऑफ पनिशमेंट है, उसको देखते हैं। सो ये चैप्टर नंबर 3 है पनिशमेंट की। इसमें ये जो 8 नंबर वाली पनिशमेंट है ना इम्प्रिजनमेंट, और 2 डिस्क्रिप्शन की, इसमें ये जो रेगुलर इम्प्रिजनमेंट है ये चूज़ की गई है, यानी कि बमुशक्कत, और जो 10th नंबर वाली है फ़ाइन। सो अगर कोई शख्स जो है इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो रेगुलर इम्प्रिजनमेंट होगी। ये जो मे एक्सटेंड लिखा है इसका मतलब है कि ये 3 ईयर है, ये फिक्स नहीं है, ये 3 साल तक एक्सटेंड हो सकते हैं, यानी वो 1 साल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। या तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा या उसके इम्प्रिजनमेंट मिलेगी,
या उसको क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों चाहे वो रख सकती हैं। और जो फाइन है वो एक्सटेंड होगा 10 मिलियन रुपीज़ तक। 10 मिलियन रुपीज़ मीन्स 1 करोड़ रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोर्ट उसके ऊपर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के मुताबिक कितना जो है वो लगाती है, यानी 10 मिलियन से ऊपर नहीं जाएगा, 10 मिलियन मैक्सिमम अमाउंट है। ओके, सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 462I को। ये सेम उसी कंसेप्ट की बात करता है, एब्स्ट्रैक्शंस आर टेम्परिंग एब्स्ट्रैक्शन विद डिस्ट्रीब्यूशंस और ऑक्सिलरी। ऊपर किसके साथ था कि अगर एब्स्ट्रैक्शन या टेम्परिंग जो है वो ट्रांसमिशन के साथ की जाए, और यहाँ पे एक क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ऑक्सिलरी है। सो ट्रांसमिशन सिस्टम को तो आप समझ गए हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होती हैं कि जहाँ ये पावर प्लांट्स होती हैं ना, जहाँ बिजली बनती है, जनरेट होती हैं, तो उसके बाद जब बिजली बन जाती है उसे बहुत जो हाई वोल्टेज है ना उसके ऊपर डालकर ग्रेड स्टेशन तक उसको भेजा जाता है। सो ये जो पूरा सिस्टम है इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें जो सेटअप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, यानी पावर प्लांट के पास ये लगे होते हैं, ये ट्रांसपावर जो ट्रांसफार्मर्स हैं। और इसका काम क्या होता है, ये लो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो लंबा सफ़र वो तारों में या केबल्स में तय करें तो उसके लिए फिर बिजली जो है वो उसमें ज़ाया ना हो। जबकि पाकिस्तान में चूँकि ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है, तो जो 2.3% जो बिजली है ना ये ट्रांसमिशन लाइन में खुद ही ज़ाया हो जाती है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना है। और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। ट्रांसमिशन लाइंस यानी ये मोटे 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 तारें होती है ना, बड़ी बड़ी। और या तो ये ऊपर हवा में गुजरती हैं जैसे खंभों के ज़रिए से, या ज़मीन के ज़रिए से गुजरती हैं, ठीक है। और इसमें ट्रांसमिशन जो टावर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जैसे खंभे हैं जो लोहे के बड़े बड़े खंभे होते हैं। और उसके बाद जो ग्रेड स्टेशंस हैं वो भी यानी इस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। यानी ये इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन लाइंस का लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट टॉप होता है। यहाँ से फिर जो बड़े बड़े जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि उस हाई वोल्टेज को दोबारा कम करके फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके हवाले कर लेते हैं। सो अब ये देखें यहाँ पे वो ट्रांसमिशन से आ गई बिजली, कहाँ तक आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन तक आ गई। यानी ये जो ट्रांसमिशन है ना इसको हम इलेक्ट्रिसिटी का हाईवे कहते हैं। ओके, सो जब बिजली पहुंच जाती है डिस्ट्रीब्यूशंस तक, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ तक जब पहुंच जाती हैं, तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका जो असल काम होता है वो ग्रेड स्टेशन से वो जो हाई वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन से आई होती है ना उसको कम करते करके, यानी ताकि उसका जो लेवल है उसको सेफ बनाया जा सके, उस पर कन्वर्ट करती हैं। और फिर घरों में जो शॉप्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तक फिर पहुँचाती हैं। और ये फिर अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं उनके ज़रिए से होती है, जैसे गले हमारी गली मोहल्लों में जो लगे होते हैं ना, ये वही है। और ये जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे घरों के पास, सो ये भी हाई वोल्टेज को क्या करते हैं जो यानी उसको कम करते हैं, ताकि जो चूँकि घरों में आती है ना, घरों में या शॉप्स में या जहाँ जहाँ भी पहुँचती हैं, तो अगर ये उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फिर जो अप्लायंसेस हैं वो जल सकते हैं। हो सकता है आपने इस तरह एक्सपीरियंस भी किया हो, ठीक है। तो ये सारा किसका काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम होता है। और फिर ये फीडर और इसमें फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे मोटी तारें होती हैं जो सब स्टेशन से निकल कर मुख्तलिफ इलाकों तक जाती हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये भी वायर्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो हमारे डायरेक्ट घरों के जो कनेक्शंस हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वायर्स होती हैं। और फिर एक और वायर होती हैं जिसको सर्विसमैन कहते हैं, ठीक है। ये वो छोटी केबल्स होती हैं जो अगर मोहल्ले में कोई खंभा है ना उससे हमारे घर तक डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर तक आती हैं, उसको सर्विसमैन्स कहते हैं। और पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो डिस्को करती हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। और इसमें बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो शामिल हैं, जैसे लेस्को हैं, और उसके साथ साथ जो यानी ये लाहौर में है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक जो इस्लामाबाद वाली है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। और फिर ये एक है के इलेक्ट्रिक, पर ये जो के इलेक्ट्रिक हैं ये प्राइवेट है, ठीक है। और एक है इसको, ये इशावर की है, यानी ये प्रोविंशियल लेवल्स पर है, ठीक है।
पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 11 कंपनीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। जैसे मैंने आपको लाहौर वाली की एग्ज़ाम्पल लिया है, इस्लामाबाद का जैसे फैसलाबाद में जो है उसको पेस्को कहा जाता है, और जो गुजरावाला वाली है उसको गिप्पो कहा जाता है, और सिमिलरली जो मुल्तान वाला है वो MEPCO है, और पेशावर में भी है। ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो है उसको टेस्को कहा जाता है। और अब एक जो नई कंपनी है उसको भी वो हज़ारा के लिए है, उसको हेस्को कहा जाता है, तो उसको भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है। सो वो फिर जो पेशावर वाली पेस्को है उससे अलग होके फिर काम शुरू करिए। सो ये जो कंपनीज हैं 11 किस्म की, इसमें से जो एक है जो वो प्राइवेट हैं, जैसे जो के इलेक्ट्रिक हैं, ये सिर्फ कराची के लिए है इलेक्ट्रिक, और बाकी जो है वो गवर्नमेंट की है। और फिर उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो है एक्सिलिटी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है ना, इसको जो डिफिनीशन क्लास है उसे डिफ़ाइन भी किया है। अगर आप इसको देखें, ये जो सी है इसने इसको डिफ़ाइन भी किया है डिटेल के साथ। लेकिन ये जो एक्सिलरी वाला कंसेप्ट है ना, ये जो एक्ट है निपका का 1997 का, ये है वेट ओके, ये द रेगुलेशन ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइसेंस पावर एक्ट 1997 का जो एक्ट है ये भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सो ये चूँकि एक स्पेशल लॉ है तो ये उसको डिफ़ाइन भी करता है। जो टर्म्स है यानी इसका जो डिफिनीशन क्लॉज है ना वो डिफ़ाइन करता है। सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट है ये एक्सिलरी को डिफ़ाइन नहीं करता। इससे प्रीवियस चैप्टर जो ऑयल एंड गैस का था उसका जो स्पेशल लॉ था जो 2016 में बनाया गया था, उसमें उस चैप्टर के हवाले से जो ऑक्सिलरी का कंसेप्ट था वो उसको डिफ़ाइन करता है। ओके, सो ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? ये जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है ये यानी पावर हाउस जहाँ पे जो जनरेशन प्लांट हैं या जो ग्रिड स्टेशन है ना, उनके अपने अंदर का जो इंटरनल सिस्टम होता है ये वही होता है। इसका जो आम पब्लिक की सप्लाई है ना, जिसको आम पब्लिक तक जो सप्लाई दी जाती है उसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बल्कि ये जो पावर प्लांट्स हैं उनकी चलने के लिए ज़रूरी होता है। और इसमें जैसे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, या जो बैटरीज एंड चार्जर्स हैं जैसे DC पावर सिस्टम है, और इसमें जो कूलिंग एंड वेंटिलेशन फैन्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होते हैं, या जो इमरजेंसी डीजल जनरेटर होते हैं DG, वो भी इसमें शामिल होते हैं। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यानी बाहर के लोगों यानी कंज्यूमर के लिए है, उनको जो बिजली सप्लाई की जाती है वो है। और जो ऑक्सिलरी है ये ग्रिड स्टेशन या पावर प्लांट के अपने अंदर का जो इक्विपमेंट्स होता है ना उनके लिए है। सो बेसिक बेसिक चीज़ जो इस सेक्शन में समझने की है वो ये दो कंसेप्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सिलरी, ठीक है। बाकी इसका ये सारा जो टेक्स्ट है ये सेम है। सो इसको इस तरह हम एक रीड दे देते हैं क्योंकि सेम उसी एब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है, सेम टेम्परिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सिलरी के ऊपर है, यानी तरीका जो है वो वही है। सो इसको हम सिर्फ रीड कर लेते हैं। एनी पर्सन who dishonestly tapes, makes, or causes to be made any connection with overhead, underground, or underwater lines or cables, or service line, electric supply line, or distribution facilities of a licensee for distributions of electric power services. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है distributions of electric power services. यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? For transmission of electric power services. ओके, सो ये कह रहे हैं कि ओके, अब इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज सो इज टू एब्स्ट्रैक्ट यूज और कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर इज सेफ टू कॉज एब्स्ट्रैक्शन। सो ये कहते हैं कि जो भी शख्स डिसऑनेस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या ऑक्सिलरीज के साथ अगर वो गैर कानूनी तरीके से कनेक्शन बनाता है और वहाँ से बिजली हासिल करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होगी, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो यानी इनलीगल जो थेफ्ट है उसको ऑफेंस उसके एस्टेब्लिश होगा उसके ऊपर। और जो बी है उसका फोकस किसके ऊपर है? टेम्परिंग के ऊपर है। और साथ में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर अगर उनके साथ करता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स टेम्परिंग करता है और या टेम्परिंग की अटेम्प्ट करता है सर्विस लाइन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन या जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए,
या जो उसके साथ जो भी रिलेटेड सिस्टम्स या इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे हमने बताए, तो यानी जो भी रेलेवेंट होगा उसके ऊपर जो भी केस रेलेवेंट होगा, सो वो क्या कहलाया जाएगा कि उसने क्या काज की है, टेम्परिंग विद ऑक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि जो रिलेटेड सिस्टम होगा वो किस में आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी रिलेटेड सिस्टम हो सकता है और वो ऑक्सिलरीज का भी इलेक्ट्रिक सिस्टम हो सकता है, सॉरी रिलेटेड सिस्टम हो सकता है। और अगर कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन या ऑक्सिलरीज है उनके साथ एब्स्ट्रक्शन या टेम्परिंग करता है, तो फिर ये सेम वही कंसेप्ट है, यानी वही सेम तीन तीन तरीके हैं। तो फिर ऐसे शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 ईयर तक फाइन, या उसके ऊपर जो फ़ाइन है वो 3 मिलियन रुपीज़ या दोनों चाहे के ऊपर लग सकते हैं। यहाँ कितना था, क्योंकि क्योंकि जो ट्रांसमिशन है ये मेन सिस्टम होता है, राइट, और ये क्या है, ये फिर सेकेंडरीज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो 10 मिलियंस तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी 1 करोड़ रुपए तक। और इसमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सिलरी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 30 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ यही थी कि बस जो इसके अंदर का कंटेक्स्ट था जो उसको समझना था, वो ऑलरेडी हम इस सेक्शंस में जो है वो उसको समझ चुके हैं। और बाकी इस सेक्शन में जिस चीज़ को समझना ज़रूरी था वो डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सिलरी का कंसेप्ट था, बाकी सब वही है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपका वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।